तो अब ज़ेपोरिज़िया पर रूस के बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां रूसी सेना ने स्कैंडर मिसाइल से किया है अटैक। आपको बता दें, ज़ेपोरिज़िया पर दागी गई 4 स्कैंडर मिसाइलें और करीब 80 ड्रोन भी रिहायशी इलाकों पर दागे गए हैं। यूक्रेन में रूसी सेना 8 घंटे से जबरदस्त हमले कर रही है और रूस की एयर स्ट्राइक उस वक्त तेज हो गई जब ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया कि वो ना तो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे और ना ही रूस को 1 इंच जमीन देंगे। ज़ेलेंस्की ने यह घोषणा तब की जब ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन इसके लिए ज़ेलेंस्की नहीं तैयार। ज़ेलेंस्की के इस रुख से ट्रंप और पुतिन दोनों भड़क गए हैं। ज़ेलेंस्की ने जो ऐलान किया है उससे युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जो निर्णय लिया है उससे युद्ध की आग और भड़क गई है। अलास्का में होने जा रही ट्रंप पुतिन की वार्ता शुरू होने से पहले ही धराशायी हो गई है और इसका कारण है ज़ेलेंस्की की घोषणा। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो ना तो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे और ना ही रूस को अपनी जमीन देंगे। यही वो घोषणा है जिसने ट्रंप के शांति प्रयासों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। ज़ेलेंस्की के ऐलान से पुतिन और ट्रंप दोनों भड़क गए हैं। रूसी सेना ने तो अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। रूसी सेना अब खार्किव से कीव तक, सूमी से ओडेसा तक जल, थल और नभ से जबरदस्त हमले कर रही है। रूस के हमलों में यूक्रेन में कहां कितना बड़ा विनाश हुआ है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी पुतिन के उस सैन्य अभियान को समझिए जिसके जरिए वो पूरे पूर्वी यूक्रेन का रूस में विलय करना चाहते हैं। पुतिन ने अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। उनकी सेना पूर्वी यूक्रेन के 6 फ्रंट पर भीषण हमले कर रही है। ये फ्रंट है सुमी, खार्किव, निप्रो, खेरसोन, माइकोलेव और ओडेसा। इन शहरों में रूस भीषण बमबारी कर रहा है। जबरदस्त हमले के साथ रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का अभियान भी तेज कर दिया है। पुतिन सेना यूक्रेन को 2 भाग में काटने का प्रयास कर रही है। हालांकि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का यह प्लान है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के आधे भूभाग पर खतरा मंडरा रहा है और पुतिन और उनकी सेना ने संपूर्ण पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए बारूदी अभियान क्यों तेज कर दिया, अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन में रूस का ये नया बारूदी मिशन तब शुरू हुआ जब ज़ेलेंस्की ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। (15 अगस्त 2025) इसी तारीख को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी। पुतिन और ट्रंप शांति के लिए वार्ता करने वाले थे। पुतिन और ट्रंप दोनों तैयार हो गए थे। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया था। पुतिन ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक यूक्रेन डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन छोड़ देगा। अमेरिका इन चारों इलाकों के अलावा क्रीमिया को भी रूसी प्रांत की मान्यता देगा। पुतिन की ये शर्तें ट्रंप ने स्वीकार कर ली थी। इसी के बाद मुलाकात और बात की तारीख और जगह तय हुई थी। रूस की शर्तों पर ट्रंप सीज फायर को तैयार हो गए थे, लेकिन ज़ेलेंस्की को ये शर्तें मंजूर नहीं।
ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस को अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ जाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि ना यूक्रेन की सेना और ना ही यूक्रेन की जनता चाहती है कि युद्ध विराम रूस की शर्तों पर हो। एक सर्वे में यूक्रेन के 76% लोगों ने कहा है कि रूस की शर्तों पर युद्ध विराम उन्हें मंजूर नहीं। यही रुख यूक्रेनी सेना का भी है। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष भी साफ कर चुके हैं कि युद्ध विराम ऐसा होना चाहिए जो यूक्रेन के हित में हो। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि अगर वो अपनी जनता और सेना के खिलाफ गए तो दोनों मिलकर उनका तख्ता पलट कर देंगे। यही वजह है कि वो एक बार फिर ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम करने के लिए ट्रंप क्यों राजी हो गए हैं, अब हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। रूस के लिए CIA अधिकारी के बेटे माइकल ग्लॉस ने जंग लड़ी। पिछले साल यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हुए ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर का बेटा माइकल ग्लॉस मारा गया था। हालांकि पुतिन ने माइकल ग्लॉस के पिता को ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार भी दिया और पुतिन ने ही ग्लॉस को यह अवार्ड रूस के लिए युद्ध लड़ने और वीरगति को प्राप्त होने पर दिया। हालांकि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ 2 दिन पहले मॉस्को पहुंचे थे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, पुतिन और विटकॉफ के बीच मुलाकात हुई थी और इसी मुलाकात के दौरान पुतिन ने विटकॉफ को ऑर्डर ऑफ लेनिन अवार्ड भी सौंपा। हालांकि विटकॉफ के जरिए ही पुतिन ने ग्लॉस के पिता तक पुरस्कार भी पहुंचाया। हालांकि बताया यही जाता है कि पुतिन के इस सकारात्मक कदम से ही ट्रंप इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने पुतिन की शर्तें मान ली। पुतिन ने ट्रंप को मना किया था, लेकिन ज़ेलेंस्की की वजह से युद्ध विराम वार्ता डिरेल हो गई है। शांति की संभावना खत्म हुई तो रूस ने यूक्रेनी शहरों को नए सिरे से दहलाना शुरू कर दिया। रूसी सेना ने कीव के कई इलाकों में मिसाइल हमले किए। विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। डोनेट्स्क में फैब बमों से हमला कर रूस ने यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। चेर्निहिव में इस्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों और हथियारों को बर्बाद कर दिया। सिवरस्क में रूसी सेना ने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। ओडेसा में रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को जला दिया। एक के बाद एक कई धमाकों से सुमी पूरी तरह से दहल गया। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को तबाह कर दिया। यूक्रेन में तबाही और बढ़ने वाली है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के इनकार से भड़के ट्रंप अब पुतिन को हमले की खुली छूट दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूसी सेना यूक्रेन का भूगोल बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और तातारस्तान में यूक्रेन के ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी खबर है, जहां शाहिद ड्रोन प्लांट को टारगेट किया गया है और यूक्रेन ने AN-196 ड्रोन से हमले को दिया अंजाम। प्लांट से टकराया यूक्रेन का ड्रोन। युद्ध विराम के लिए ट्रंप की तमाम कोशिशें फेल हो गई। फिर अमेरिका का फर्स्ट लेडी मेलानिया ने सीज फायर कराने की कमान संभाली और मेलानिया के आने से पुतिन ने भी रणनीति बदल डाली। अब अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात 15 अगस्त को होनी है। युद्ध विराम पर मंथन से पहले ही पुतिन ने बड़ा दाव भी चला, जिसमें ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है पुतिन का नया प्लान, जिससे मेलानिया का प्लान फेल होता दिख रहा है और ज़ेलेंस्की की बौखलाहट बढ़ गई है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपके सामने। तबाही रुकी नहीं। हमले रुके नहीं। विध्वंस रुका नहीं। अब और तीव्र प्रहार हो रहे हैं।
खार्कीव से लेकर कीव तक बारूदी घमासान मचा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने वाली है और इसके पीछे सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया है। मेलानिया ने संभाली कमान। मेलानिया कराएंगी सीज फायर। मेलानिया ने बनाया ट्रंप पुतिन की मीटिंग का प्लान। मेलानिया की एंट्री से क्रेमलिन चौकन्ना हो चुका है। आखिर अचानक से मेलानिया की एंट्री क्यों हुई? टीवी 9 भारतवर्ष ने सुपर प्राइम टाइम के दर्शकों को पहले ही बता दिया था कि यूक्रेन समस्या सुलझाने के लिए मेलानिया की एंट्री हुई है। मेलानिया की एंट्री के बाद अब पुतिन ने भी अपनी रणनीति बदली है। एक तरफ हमले बढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ ट्रंप से मीटिंग को हामी भर दी है। ट्रंप समझ रहे थे कि वो पुतिन को झांसे में लेकर आंशिक सीज फायर करा देंगे और बैकडोर से यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहेंगे। यह प्लान ट्रंप के लिए मेलानिया ने बनाया था, लेकिन पुतिन ने 2 कदम आगे की प्लानिंग की है। पुतिन ट्रंप की मुलाकात अब अलास्का में होनी है। दोनों 15 अगस्त को मिलने वाले हैं। दोनों अपनी शर्तें एक दूसरे को बताएंगे, जिसमें ट्रंप आंशिक सीज फायर कराने के पक्ष में है, जिसमें हवाई हमले रोकने के लिए कह सकते हैं, जबकि पुतिन इस शर्त को मान लेंगे, लेकिन इसके एवज में एक ऐसा पासा फेंक सकते हैं जिससे ट्रंप के मंसूबे धराशायी हो सकते हैं। पुतिन का प्लान है कि अमेरिका रूस के कब्जा इलाके को मान्यता दे, इसलिए रूस मीटिंग से पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जाना चाहता है। 7 दिन में आधे यूक्रेन पर पूरा कंट्रोल करने की तैयारी है। इसके लिए पुतिन ने पूरी ताकत झोंकने का फरमान जारी कर दिया है। अब रूस ऐसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो पहली बार युद्ध में उतारे जाएंगे। यानी आने वाले 7 दिन यूक्रेन के लिए विनाशक साबित हो सकते हैं। यूक्रेन में अभी क्या स्थिति है? ग्राफिक्स के जरिए ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि लुहांस्क पर रूस का कब्जा है और डोनेट्स्क पर भी पूरा कंट्रोल, जबकि ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन में रूसी सेना को बढ़त है। इसके अलावा रूस ने सुमी और खार्कीव के बड़े इलाके को बफर जोन में बदल दिया है। इस दौरान निप्रोपेट्रोव्स्क में ही घुसकर रूसी सेना कहर बरपा रही है। पुतिन ने नई युद्ध नीति में यूक्रेन के कई इलाकों पर 7 दिन के अंदर कब्जे का टारगेट रखा है। यही वजह है फोकस माइकोलेव, ओडेसा, चार्निहाइव और पोल्तोवा पर अब किया जा रहा है, जहां लगातार हमले भी तेज हो चुके हैं। अब से 7वें दिन बाद अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होनी है और अगर पुतिन का दाव चला तो साल 2025 के आखिर तक आधे से ज्यादा यूक्रेन पर रूस कब्जा कर सकता है, जिसमें कीव और चिरखासी का आधे से ज्यादा हिस्सा शामिल हो सकता है। यानी अगर ये टारगेट रूस ने हासिल कर लिया तो यूक्रेन के पास आधे से भी कम इलाका रह जाएगा, जो सामरिक तौर पर ज्यादा महत्व नहीं रखता। यूक्रेन में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुतिन ने हमले बढ़ाने का आदेश दे दिया है। अब जल थल नभ से हमले किए जा रहे ने क्रीमिया को रूस के हिस्से में मान्यता नहीं दी है। लेकिन पुतिन ट्रंप से मुलाकात में एक तीर से 2 शिकार करने की प्लानिंग में है। एक तरफ अपनी शर्तों पर युद्ध विराम कर सकते हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन में कब्जा किए हुए इलाकों को रूस में विलय कराकर अमेरिका से मान्यता दिला सकते हैं।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुतिन यूक्रेन के संपूर्ण संहार का ब्लूप्रिंट जारी कर देंगे, जिसका विस्तार आगे बाल्टिक और नॉर्डिक देशों तक हो सकता है, जो रूस नेटो में टकराव का संकेत है। अमेरिका रूस के पास बेस बनाकर आटमी हथियार तैनात कर सकता है और पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया है, जिसकी सरहद रूस से लगती है। मॉस्को से उसकी दूरी है 860 किलोमीटर, जबकि दूसरे बाल्टिक देश की मॉस्को से दूरी है 850 किलोमीटर। इसी तरह तीसरे बाल्टिक देश लिथुआनिया में नेटो का बेस है, जिसकी मॉस्को से दूरी है 790 किलोमीटर। पोलैंड में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात किए, जो मॉस्को से 1150 किलोमीटर दूर है। इसी तरह नॉर्वे बेस से मॉस्को 1392 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि रोमानिया में भी सैन्य ठिकाना बना रहा है, जहां से 1330 किलोमीटर दूर मॉस्को पर हमला कर सकता है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर आपस में लगा हुआ है। फिनलैंड से क्रेमलिन की दूरी है 1300 किलोमीटर। इसी तरह बुल्गारिया के बेस से भी 1630 किलोमीटर दूर मॉस्को पर अमेरिका हमला कर सकता है। पंद्रह अगस्त से पहले यूरोप में काफी कुछ होने वाला है। एक तरफ रूस ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की जमीन छीनने की कोशिश करेगा, जबकि यूक्रेन ऐसा करने से रोकेगा। इसके लिए नेटो फ्रंट लाइन पर आकर यूक्रेन की मदद कर सकता है। इसलिए नेटो ने रूस के पास वाले देशों पर तैनाती बढ़ा दी है। इस बीच रूस ने आधी रात से हमले तेज कर दिए हैं। खासतौर से नीपर नदी के एक तरफ सबसे ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं, जबकि कीवो ब्लास्ट में सब जगह बारूद बरसाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले पोर्ट सिटी को टारगेट किया गया। ओडेसा पर हमला करके नेटो से मिले हथियारों को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा रूस उस रूट को टारगेट कर रहा है जहां से हथियार फ्रंट लाइन पर पहुंच रहे हैं। यानी रूस ने पूर्व से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक और उत्तर से दक्षिण तक हर दिशा में हमले किए हैं, जिनका दायरा इतना बढ़ गया है कि कीव में कोहरा मच गया है। हो सकता है पुतिन ट्रंप की मुलाकात से पहले ही ज़ेलेंस्की सरेंडर को मजबूर हो जाएं। ऐसा हुआ तो यह भी रूस की बड़ी जीत ही कही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चार्निहाइव में यूक्रेनी सेना की टुकड़ी पर हमला, जहां रूस ने स्कैंडर मिसाइल से अटैक किया है और हमले में यूक्रेन के 20 सैनिक मारे गए। ट्रंप युद्ध विराम की उम्मीद में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं, जिससे यूरोप में हड़कंप मच गया है और यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रंप पुतिन की सभी शर्तें मानने के लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव डालेंगे, जो रूसी राष्ट्रपति की जीत होगी। यूरोपीय देशों को भय है कि यूक्रेन जंग रुकने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपना यूरोप अभियान शुरू कर सकते हैं। ऐसे में दावा है कि यूरोपीय देशों ने युद्ध विराम वार्ता को विफल करने के लिए भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। पंद्रह अगस्त को पुतिन ट्रंप की मीटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति का आखिरी दांव माना जा रहा है। ऐसा दांव जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की डील फाइनल कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि इस मीटिंग के बाद सीज फायर पर मोहर लगनी तय है, जिससे यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा है। ऐसे में ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले यूरोपीय देश, यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों की बैठक ब्रिटेन में होगी।
बैठक में इन देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बैठक ट्रंप पुतिन वार्ता से पहले तय की गई है। बैठक में युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा होगी। दरअसल यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रंप उन्हें किनारे कर पुतिन के साथ शांति समझौते पर मोहर लगा सकते हैं, जिसके बाद वो ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाकर उनसे युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में यूरोपीय देश इस बैठक के जरिए ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि बैठक से पहले यूरोपीय देशों की ज़ेलेंस्की के साथ सीक्रेट बातचीत जारी है। यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की को ट्रंप पुतिन की शर्तों पर राजी नहीं होने के लिए मनाने में जुटे हैं। साथ ही ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि यूरोप लगातार हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। ये सप्लाई अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी बंद नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं चाहते। ये पुतिन के टोटल सरेंडर तक युद्ध जारी रखना चाहते हैं, फिर चाहे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन सवाल है कि यूरोप युद्ध विराम से क्यों भाग रहा है? इसका जवाब है यूरोपीय देशों पर मंडराता खतरा। यूरोपीय देशों को भय है कि अगर रूस यूक्रेन जंग खत्म हुई तो पुतिन यूरोप के खिलाफ अभियान शुरू कर देंगे और इसकी शुरुआत होगी सुवाल्की गैप के छोटे से हिस्से से। अगर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हुआ तो दावा है कि पुतिन सुवाल्की गैप पर ही कब्जे के साथ अपना यूरोप अभियान शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इस 65 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर कब्जा करेंगे जो रूस के कैलिनिंग्राद को बेलारूस से जोड़ता है। इन दावों की वजह से बेलारूस में रूस की 71वीं डिवीजन की तैनाती है। ये रूस की गार्ड्स मोटर राइफल डिवीजन है जिसका गठन 2024 में किया गया और दावा है कि इस डिवीजन के करीब 5000 जवान बेलारूस में तैनात किए गए हैं। इनकी तैनाती सुवाल्की गैप के आसपास की गई है और इस डिवीजन के जवानों को बेहद खतरनाक भी माना जाता है। दरअसल 71वीं डिवीजन रूसी सेना की 200वीं मोटर राइफल डिवीजन का पुनर्गठन है और इस डिवीजन के जवानों ने ही 2014 में क्रिमिया पर कब्जा किया था। वहीं 2022 में खार्किव पर कब्जे में भी इसका बड़ा रोल था। अब रूस ने सुवाल्की गैप पर ही कब्जे का जिम्मा इन्हीं जवानों को सौंपा है। रूस एक तरफ सुवाल्की गैप पर कब्जे के लिए घेराबंदी कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लिथुआनिया पर भी हमले की तैयारी में है। इस दावे की वजह यहां बढ़ती रूस की गतिविधियां। लिथुआनिया के जल क्षेत्र में रूस की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में रूस का अंडर वाटर ड्रोन नीडा के आसपास देखा गया। दावा है कि यह ड्रोन रूस के कैलिनिनग्राद से यहां पहुंचा था। बीते महीने भी रूस का एक अंडर वाटर ड्रोन इसी इलाके में देखा गया था। इधर माना जा रहा है कि पुतिन के यूरोप अभियान में बेलारूस खुलकर साथ दे सकता है, जिसकी वजह बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की यूरोपीय देशों को धमकी मानी जा रही है। लुकाशेंको ने अपने साक्षात्कार में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर 3 बड़ी बातें कही। पहली, बेलारूस युद्ध की तैयारी कर रहा है। दूसरी, ज़ेलेंस्की कीव को बचाना चाहते हैं तो सरेंडर कर दें। और तीसरी, बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती के लिए बेस फाइनल हो चुके हैं। ट्रंप पुतिन वार्ता से पहले लुकाशेंको का यह रुख न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के लिए भी चेतावनी माना जा रहा है। लुकाशेंको ने साफ साफ कहा है कि अगर रूस की हार हुई तो इसकी कीमत सभी को चुकानी होगी। यही वजह है कि यूरोपीय देश रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन युद्ध में उलझा कर रखना चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी है ज़ेलेंस्की का युद्ध विराम से इनकार।
ज़ेलेंस्की को मनाने के लिए यूरोपीय देशों ने एक बार फिर अपने हथियार गोदाम खोल दिए हैं। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 274 अरब रुपए की मदद की घोषणा की, जिससे यूक्रेन को नए हथियार दिए जाएंगे। पुतिन यूरोप की इस चाल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ऐसे में पुतिन ने रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें यूक्रेन युद्ध और यूरोप को लेकर चर्चा की गई। इधर रूस जल्द यूरोप को अपनी सैनिक क्षमता का नया और सबसे विध्वंसक ट्रेलर देने वाला है। पुतिन जल्द बोरिवेस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं। ये परीक्षण नोवाया जेमेलिया में किया जाएगा। टेस्ट से पहले बैरन सागर में युद्धपोत तैनात किए गए हैं, जिसके जरिए टेस्ट साइट की सुरक्षा की जा रही है। करीब 500 किलोमीटर के इलाके में नोटाम जारी किया गया है। इसके अलावा रूस ने कजाकिस्तान में पहला परमाणु पावर प्लांट बनाना शुरू कर दिया है, जिसे यूरोप के लिए एक नया खतरा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पुतिन की ये पूरी तैयारी यूरोप अभियान के लिए है, जिसे रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में लक्ष्यों को हासिल करने के बाद शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग में ट्रंप मध्यस्थता के लिए उतावले हो रहे हैं और उन्होंने अलास्का में पुतिन के साथ वार्ता का दिन और समय भी तय कर लिया है। मुमकिन है कि पुतिन बैठक में ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति भी जता दें, हवाई हमले बंद कर दें। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो रुख अपनाया है वो इस सहमति में भी पुतिन के फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या है पुतिन का वो प्लान जो यूक्रेन पर भारी पड़ेगा? समझिए इस रिपोर्ट से। यूक्रेन के युद्ध में ट्रंप की दिलचस्पी बढ़ने के बाद जो फैसले व्हाइट हाउस से लिए गए हैं, उसने यूक्रेन के वॉर जोन में रूसी सेना की आक्रामकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। न सिर्फ रूस बल्कि रूस के समर्थन में आए देशों ने भी अब ट्रंप को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। जिसके बाद जंग को लेकर पुतिन और ट्रंप मुलाकात के लिए राजी हो गए हैं। ये बैठक होगी रूस और अमेरिका के ऐतिहासिक समझौते वाले क्षेत्र अलास्का में। जो अब रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापना की उम्मीद जगा रहा है। अब उम्मीद है कि ट्रंप और पुतिन के बीच कोई समझौता भी हो जाए। लेकिन क्या यह समझौता वाकई शांति स्थापना की दिशा में अहम कदम साबित होगा? सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन में रूसी सेना का अभियान तेज हो चुका है। रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोवस्क को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा पूर्वी और उत्तरी यूक्रेन में भी रूस का जमीनी अभियान जारी है। जिससे पता चलता है कि पुतिन यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जे के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में युद्ध विराम की कल्पना क्या साकार हो सकती है? और अगर युद्ध विराम हुआ भी तो किसकी शर्तें लागू होंगी? ज़ेलेंस्की, ट्रंप या पुतिन की?
इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। तो क्या ये वार्ता कोई साजिश है? दरअसल ज़ेलेंस्की की शर्त है कि युद्ध विराम उसी दशा में होगा जब यूक्रेन पूरी तरह कब्जा मुक्त होगा। वहीं पुतिन की शर्त है कि जिन क्षेत्रों को रूस ने मान्यता दी है वो यूक्रेन से स्वतंत्र रहेंगे। जबकि ट्रंप की शर्त है कि रूसी सेना यूक्रेन पर हमले रोककर बातचीत से मामला सुलझाए। यहां पुतिन और ज़ेलेंस्की की शर्तें दो धुरी हैं, लेकिन ट्रंप की शर्त एक मध्य मार्ग है जिसे पुतिन अपना सकते हैं और इसी शर्त की आड़ में अपने यूक्रेन मिशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, जिसकी पुष्टि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार अलास्का में होने वाली बैठक में पुतिन एयर ट्रूस यानी हवाई हमले रोकने पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन रूस के यूक्रेन पर जमीनी हमले वैसे ही चलते रहेंगे, जिससे उन्हें मिसाइल और ड्रोन भंडार करने का मौका मिल जाएगा और भविष्य में स्थिति बिगड़ने पर पुतिन पूरी ताकत से हमले के लिए तैयार रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अलास्का में संभावित ट्रंप पुतिन की संधि से रूस को ही फायदा होने वाला है। पहला फायदा ये कि पुतिन यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन पर पूरा फोकस कर सकेंगे और दूसरा फायदा ये कि रूस को अपनी वायु शक्ति संवारने का समय मिल जाएगा। मुमकिन है कि इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने पुतिन ट्रंप की वार्ता को डिरेल करने के कदम उठाए हैं। वो ना तो पुतिन से वार्ता करना चाहते हैं और ना ही अस्थायी युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की बनाई स्थिति को पुतिन अपने हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की के रुख को पुतिन जंग के लिए उकसावा साबित करेंगे। हवाई युद्ध विराम तो करेंगे, लेकिन जंग में बने रहना मजबूरी बताएंगे और अब तक जारी कब्जे की रणनीति के तहत ही आगे बढ़ते रहेंगे। और ये संकेत रूसी सेना की वार्ता से पहले अचानक बढ़ी आक्रामकता भी दे रहे हैं। यानी पुतिन की ट्रंप से मुलाकात बिल्कुल सही समय पर हो रही है, जो रूस के हित में है, जिसे अमेरिकी मीडिया ट्रंप का दबाव मान रहा है, लेकिन ट्रंप स्थिति अच्छी तरह पहचानते हैं। ट्रंप की मध्यस्थता से अगर रूस हवाई युद्ध विराम करता है तो यह भले ही अमेरिका के लिए एक बड़ा योगदान होगा, लेकिन इससे पुतिन का मकसद भी पूरा हो जाएगा। मकसद होगा यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा और ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम के पक्ष वाली दुनिया में विलेन बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में इजरायल ने स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिससे 75% हिस्से से गाजा के लोगों को हटाकर दक्षिण गाजा के छोटे हिस्से में विस्थापित किया जाएगा। बेंजामिन के प्लान से अरब मुल्क और कुछ यूरोपीय देश नाराज हैं। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि अगर गाजा में यहूदी बस्तियां बसाई गई तो अरब में सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। जैसे ही इजरायल की सुरक्षा समिति ने गाजा पर संपूर्ण कब्जे के प्लान पर मोहर लगाई, वैसे ही इजरायली सेना ने गाजा में विध्वंस आरंभ कर दिया। अब बेंजामिन का प्लान है कि 2 फ्रंट पर सबसे ज्यादा काम किया जाए। पहले फ्रंट पर सभी गाजा वासियों को अल मवासी इलाके में शिफ्ट किया जाएगा। दूसरे फ्रंट पर सभी हमास लड़ाकों का खात्मा किया जाएगा। ये गाजा के लिए बेंजामिन का नया प्लान है, जिसमें अभी गाजा वासियों को गाजा से बाहर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें साउथ गाजा में एक छोटे इलाके में भेजा जाएगा। इस दौरान हमास लड़ाकों को चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। खास तौर से उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है जहां गाजा लड़ाके छिपे हैं।
बेंजामिन के इस प्लान से अरब मुल्कों का गुस्सा बढ़ गया है। साथ ही कई यूरोपीय देश भी इजराइल से नाराज हैं। गाजा के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है, जो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा संकट है। बेंजामिन के प्लान गाजा का विरोध शुरू हो गया है। कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन ने असहमति जताई है। जर्मनी ने भी ऑपरेशन गाजा को गलत कदम कहा है, जबकि इजराइल के साथ दूसरे यूरोपीय देश और अमेरिका आ चुके हैं, जो गाजा में इजराइल के विस्तार को सही बता रहे हैं। इस बीच ईरान ने कहा है कि गाजा पर इजराइल का नियंत्रण एक नरसंहार की तैयारी है। हम गाजा के लोगों के साथ हैं, यहूदियों के इस साजिश को पूरा नहीं होने देंगे। ईरान अरब मुल्कों को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी गुटों को बारूद भेजना शुरू कर दिया है, जिससे तुरंत इजराइल की घेराबंदी की जा सके। दरअसल इजराइल का प्लान है कि 75% गाजा पर आईडीएफ का पूरा कंट्रोल हो और बाकी 25% गाजा में लोगों को बसाया जाए। कुछ वक्त बाद गाजा के लिए गवर्निंग काउंसिल बनाई जाएगी, जो गाजा को पूरी तरह कंट्रोल करेगी। हो सकता है गवर्निंग काउंसिल की कमान बेंजामिन नेतन्याहू संभाले। यानी बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है गाजा से वहां के लोगों को विस्थापित करके यहूदी कॉलोनी बसाई जाए, जैसा वेस्ट बैंक और लेबनान में इजराइल कर चुका है। अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व का सुलगना तय है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी पहले से ही इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं और ईरान अरब मुल्कों को एकजुट करके नए युद्ध का आगाज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर साउथ चाइना सी में जंग के सायरन बजने लगे हैं और एक तरफ ताइवान की सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। वहीं चीन ने फिलीपींस को भी धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। शी जिनपिंग के इस आक्रामक रुख की वजह से ही अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ बॉम्ब को ही माना जा रहा है और दावा है कि चीन ताइवान और फिलीपींस के जरिए ही अमेरिका को घेरने की तैयारी में भी है। साउथ चाइना सी, समंदर का वो हिस्सा जहां मौजूद ज्यादातर द्वीपों पर चीन अपना दावा करता है। दावा है कि चीन के पहले 2 टारगेट ताइवान और फिलीपींस होंगे। चीन सेना दोनों पर एक साथ हमला कर कब्जे की कोशिश कर सकती है। माना जा रहा है कि इसी इरादे से ताइवान के आसपास चीनी नौसेना की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। चीनी एयरक्राफ्ट और युद्धपोत लगातार ताइवान के तटीय इलाकों पर निगरानी रख रहे हैं। साथ ही ताइवान को उकसाने के लिए चीनी सेना लगातार घुसपैठ कर रही है। हाल ही में ताइवान के आसपास चीन के 54 एयरक्राफ्ट और 6 युद्धपोत देखे गए। दावा है कि करीब 47 एयरक्राफ्ट ने ताइवान एयर स्पेस का उल्लंघन किया। साथ ही 2 युद्धपोत भी ताइवान के जल क्षेत्र में दाखिल हुए। 37 साल से अदावत की जमीन पर खड़े आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो गया है और इस समझौते में मध्यस्थ बने हैं ट्रंप, जिसके बाद ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार देने की मांग फिर उठी है। लेकिन क्या यह समझौता वाकई शांति का पथ है या यह पथ ट्रंप के हित से जुड़ा है? देखिए ये रिपोर्ट। कभी आर्मीनिया और अजरबैजान अपने सीमावर्ती विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख के लिए एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार थे।
अदावत की जमीन पर यह देश एक क्षेत्र को वीरान बनाने पर तुल गए थे। पर अब इसी क्षेत्र ने ऐतिहासिक समझौते की बुनियाद रख दी है। 37 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदली। 37 साल से जो देश काराबाख के लिए एक दूसरे से टकरा रहे थे, उस तकरार का अंत व्हाइट हाउस में हो गया। यह ऐतिहासिक तस्वीर उसकी गवाह है। समझौता यह है कि अब विवादित क्षेत्र में ट्रांजिट कॉरिडोर बनेगा, जिसका नाम ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगा, और इस क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा बलों की तैनाती बनी रहेगी। यानी एक स्थायी युद्ध विराम की दिशा में आर्मीनिया और अजरबैजान ने कदम उठा दिए हैं। लेकिन क्या यह वाकई शांति स्थापना की दिशा में ट्रंप की भागीदारी से उठाया गया कदम है? जवाब हम आगे बताएंगे। लेकिन इस समझौते के प्रचार में ट्रंप को इस समय शांति दूत के रूप में पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर आर्मीनिया और अजरबैजान ने भले ही अपनी इच्छा शक्ति से इस संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिया हो, वो हर मोर्चे पर खुद को शांति दूत स्थापित कर रहे हैं। लेकिन सवाल अगर आर्मीनिया और अजरबैजान का है, तो यहां दोनों देशों के हित के साथ अमेरिका का सबसे बड़ा हित है। आर्मेनिया अजरबैजान की पश्चिमी सीमा ईरान से जुड़ती है। इसी सीमा पर बनने वाला कॉरिडोर अमेरिका की निगरानी में होगा, और ईरान पर निगरानी के लिए यह कॉरिडोर मुफीद केंद्र होगा। यानी यह समझौता शांति स्थापना की दिशा में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि यह समझौता अमेरिका के फायदे और अरब में अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम है, जिसका मतलब है कि ट्रंप ने शांति कायम नहीं की है, बल्कि एक क्षेत्र में बड़े टकराव की स्थिति बना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जंगल की यह वो आग है जिसने दुनिया के कई देशों को दहशत में डाल रखा है। वो ज्वाला है जो न सिर्फ जंगल को बल्कि जिंदगी भी जला रही है। तुर्की के जंगल में ऐसी आग भड़की है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। तुर्की की यह आग कई शहरों तक पहुंच गई है। तमाम इमारतें जल चुकी हैं। जान बचाने के लिए लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। फायर फाइटर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग बुझने के बजाय भड़कती ही जा रही है। तुर्की में जंगल की आग की वजह से 13 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। जंगल की आग से सिर्फ तुर्की ही नहीं, बल्कि फ्रांस और अमेरिका भी परेशान है। फ्रांस में जंगल की आग 40,000 एकड़ के इलाके में फैल चुकी है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में आपातकाल लग गया है। जंगल की आग ने शहरों को अपनी जद में लेना शुरू किया, तो कैलिफोर्निया के 50,000 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। जंगलों की यह आग इतनी भयावह हो गई है कि लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ओडेसा पर रूस के ड्रोन हमले को लेकर खबर है, जहां रिहायशी इलाकों पर ड्रोन दागे गए हैं और यूक्रेन के हथियारों फैक्ट्री को भी टारगेट किया गया है। तो उस हमले की तस्वीर आपके सामने, जिससे साफ है कि कैसे ओडेसा में रूस लगातार ड्रोन हमलों को अंजाम दे रहा है और रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि यूक्रेन की हथियारों की फैक्ट्रीज को भी टारगेट किया गया है।